हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। विटामिन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज से हम चालू करेंगे और आज हम पढ़ते हैं विटामिन ई। यदि आपको याद हो तो अपन ने सबसे शुरू में ही सभी विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े थे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। यदि अपन बात करें इसकी डिस्कवरी या खोज की, तो इसकी खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम है हर्बर्ट इवांस। ठीक, तो यदि आप रिलेट करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, हर्बर्ट इवांस। विटामिन ई की खोज की है इवांस ने। ई से इवांस, ई से विटामिन ई। ये जो विटामिन ई है इसका एक बहुत अच्छा फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमेशा चलता है, जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहता है। विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। इसे हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन या इसे कहा जाता है खूबसूरती विटामिन। ठीक है, अब ब्यूटी विटामिन कहने का कारण क्या होता है? ये जो विटामिन है ये हमारी त्वचा में झुर्रियों को नहीं पड़ने देता। झुर्रियां जिन्हें अपन कहते हैं रिंकल्स, झुर्रियों को नहीं पड़ने देता है। अब चेहरे में क्या होता है, जब त्वचा जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, टिश्यू और जो हमारी स्किन होती है, स्किन के टिश्यू, मसल्स टिश्यू, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमारे जो स्किन के टिश्यू है ये नीचे लटक जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं झुर्री आ जाना। जो ज्यादा उम्र होने पर हो जाता है, जो एक आम बात है कि उम्र ज्यादा बढ़ रही थी, शरीर में बनने वाले प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, कोलेजन प्रोटीन बनना बंद हो गया, तो हमारी जो मसल थी उससे स्किन जुड़ी नहीं है, तो स्किन लटक गई। लेकिन होता क्या है, यदि मान लो कम उम्र में विटामिन ई की कमी हो जाए, तो विटामिन ई की कमी की वजह से भी जो मसल्स और स्किन है इसके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है और त्वचा लटकने लगती है, जिसे हम कहते हैं झुर्री। इसी झुर्री से बचाने में मदद करता है विटामिन ई। अब जब झुर्री नहीं होंगे तो अच्छा दिखेगा चेहरा, खूबसूरत दिखेंगे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। यदि आपने कभी देखा हो तो ब्यूटी विटामिन की गोली आती है हरी हरी कलर की, इवियोन नाम से आती है ना, जैसे पुदीने की गोली होती है वैसे ही रहती हैं। वो गोली को क्या करते हैं, पहले कुछ समय तक खाते हैं, नहीं समझ में आता खा के, तो वो क्या करते हैं उसको फिर चेहरे में तोड़कर लगाते हैं, फिर उसका दौर बच गई तो फोड़ के बाल में लगाते हैं अलग अलग, इसीलिए कि वो जो होता है वो हमारी त्वचा में क्या करता है, ब्यूटी विटामिन का काम करता है। अब ये ब्यूटी विटामिन कैसे क्या रिलेटेड है, पर उसमें थोड़ा बढ़ते हैं आगे आगे। चलिए स्क्रीनशॉट। अब एक टर्म आएगा विटामिन ई। जब भी आप पढ़ेंगे विटामिन ई, तो विटामिन ई से संबंधित एक बहुत खास टर्म या शब्द का उपयोग होता है, जिसे हम कहते हैं विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। थोड़ा सा नया शब्द आ गया, ये क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट नेचर इसका होता है। अब इस शब्द को अच्छे से समझना, बहुत सुनने को मिलेगा ये शब्द आपको। ठीक, क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस या पदार्थ पहुंचते हैं। ठीक है, चाहे अपन खाना खाएं, पानी पी लें, अपन रेस्पिरेशन करें, सांस लें, ब्रीदिंग करें, कुछ भी करें, तो जब अपन बहुत सारे ये काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में अलग अलग सब्सटेंस पहुंचते हैं। अब जब हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने से ऐसा कोई पदार्थ पहुंच रहा है जिसका डाइजेशन या पाचन हो गया, तो ठीक है, पाचन हो गया, बचा हुआ रेक्टम मलाशय से हमने बाहर कर दिया। मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस चला गया जिसका पाचन नहीं हो पा रहा है, तो चलो किडनी उसकी कोशिश करेगी कि फिल्टर कर दे, बचा कुचा यूरिन के साथ शरीर से बाहर कर दे। मान लो ऐसा कुछ है जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, किडनी भी फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो फिर क्या होगा, वो आके स्टोर हो जाएगा रेक्टम में, मलाशय में, और उसको शरीर से बाहर कर देंगे। ऐसा अपना शरीर चल रहा है, ऐसा काम चलता है। अब होता क्या है, कभी कभी अब इतने सारे सब्सटेंस पदार्थ हमारे शरीर में जा रहे हैं, अपन सबको पहचानते थोड़ी हैं। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस गए तो एंटीबॉडीज बनी, उसने मार दिया।
छोटे मोटे धूल के कण गंदगी गई तो उसको नाक मुंह आंख ये सब रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे शरीर में बहुत सारे सब्सटेंस या पदार्थ पहुंच जाते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के रेडिकल्स या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मूलक का निर्माण करते हैं। ये टर्म ही यूज होता है इसलिए मैं ये रेडिकल शब्द आपके लिए उपयोग कर रहा हूं। बहुत अलग अलग सब्सटेंस हमारे शरीर में पहुंच गए हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, रेडिकल मूलक। आसपास के वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, तापमान में होने वाला परिवर्तन, हमारे शरीर का प्रेशर या दाब जो होता है, ये जो पार्टिकल्स या कण होते हैं इन्हें कुछ इस तरीके बदल देता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। ये हमारे लिए हो जाते हैं हार्मफुल या नुकसानदायक। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि यदि ये रेडिकल्स मूलक जो हमारा शरीर से बाहर नहीं कर रहा है, यदि ये रेडिकल या मूलक बहुत शरीर तक हमारे समय तक हमारे शरीर में रह गए ना, तो ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी भी कर सकते हैं। तो ये जो रेडिकल या मूलक होते हैं, इन मूलक को नष्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है एंटीऑक्सीडेंट की, या जिसे हम कहते हैं प्रतिकारक। प्रतिकारक क्या करेगा, जितने भी ये रेडिकल हैं या तो इनको किडनी की मदद से फिल्टर करके यूरिन के साथ बाहर कर देगा, या तो फिर जब हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ रेक्टम में स्टोर होगा उस समय इसको बाहर कर देगा। तो जो काम का नहीं उसको बाहर करने में बहुत मदद करता है विटामिन ई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, या इसे कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा घुमाकर कि हमारे शरीर के जो रेडिकल्स हैं या हमारे शरीर के में जो मूलक हैं उनसे बचाने का काम किनका होता है, तो उससे बचाने का काम होता है विटामिन ई का। इसलिए कहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, और ये इतना एंटीऑक्सीडेंट का नेचर रखता है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ नहीं कर पाते। तो वो जो बैक्टीरिया फंगस है वो हमारी स्किन में भी ग्रोथ नहीं कर पाते, तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, स्किन ग्लो करती है। इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन या खूबसूरती विटामिन भी कह देते हैं। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछेगा क्या कारण है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या खूबसूरती विटामिन कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट या जिसे हम कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक का गुण होता है। बहुत अच्छे से शब्द याद रखेंगे, ठीक। ले रहे इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडिकल मूलक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा समझने में अजीब है ना, लेकिन ये जो है ये घटनाएं होती हैं कि ऐसे कोई पदार्थ हमारे शरीर में बन गए हैं जो कोई काम के नहीं है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको हम कहते हैं रेडिकल। अब ये जो विटामिन ई है, इस विटामिन ई का निर्माण हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत में ईकोलाई बैक्टीरिया की मदद से होता है। ईकोलाई नामक ईस्चीरिया कोलाई, ये एक क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे शरीर में सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है विटामिन ई का। ठीक, चलो इस पॉइंट को समझेंगे अपन थोड़ा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जो लगातार वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे ना, उस समय डिटेल से पढ़े, लेकिन अब मैं थोड़ा यहां पर आप लोगों को बता दूंगा। यदि हम बात करते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत की, तो हमारी बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, समझेंगे। सबसे पहला ये जो पार्ट है जहां से छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होके ये चालू हुई है, इसे कहते हैं सीकम।
और सीकम ही वह हिस्सा है जहां अपेंडिक्स पाया जाता है। पढ़ चुके हैं अपन। जहां वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ संचित किया जाता है उसे कहते हैं रेक्टम या उसे कहा जाता है मलाशय। और जहां से वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर होता है उस पार्ट को कहते हैं एनस। ठीक, गुदा द्वार या इसे कहते हैं एनस। तो ये पार्ट नहीं होता है ना, ये रेक्टम का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं। तो बड़ी आंत का पहला हिस्सा है सीकम, एक हिस्सा इसका क्या हो गया, रेक्टम। अब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा बचा हुआ है, इस बचे हुए हिस्से को कहा जाता है कोलोन। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये जो कोलोन वाला हिस्सा है यहां पर होता है इकोलाई। और इकोलाई क्या है, तो इकोलाई एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। अब बैक्टीरिया के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं ले आना कि हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, बीमारी करेगा, ऐसा नहीं। ये जो इकोलाई है ये हमारे साथ सहजीवी है, सहजीवी है, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं सिम्बायोटिक है। मतलब अपन इसको फायदा पहुंचाते हैं, ये अपन को फायदा पहुंचाता है। तो इसका फायदा क्या है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ था उसको खाने के रूप में खाता है, उसका फायदा है। और अपना फायदा क्या है, तो इसके बदले ये हमारे लिए बना देता है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक, तो विटामिन का संश्लेषण या सिंथेसिस हमारे शरीर में होता है। और शरीर का वह हिस्सा जहां पर विटामिन बनते हैं वो है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा यदि पूछ लिया जाए तो वो पार्ट कहलाता है कोलोन। अब आगे अपन विटामिन ये सब पढ़ेंगे, ई भी पढ़ेंगे, B6, B9, B12। तो हर बार मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको सिर्फ ये बता दूंगा लार्ज इंटेस्टाइन की इकोलाई में बनता है, आप समझ जाना। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो विटामिन बनता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में वो विटामिन होता है विटामिन ई। और अभी अपन ने इसका एक फैक्ट पढ़ा कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा खाओ तो स्किन जो है वो ग्लो करती है, चेहरा चमकता है, इंसान खूबसूरत दिखता है, उन्हें आंखों में जो अपने डार्क सर्कल होते हैं, जो झुर्रियां हैं वो कम हो जाती हैं। यही कारण है कि यदि अपन उबला हुआ खा रहे हैं, कम तेल कम शक्कर का यदि हम खा रहे हैं, तो जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जब उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो वेस्ट मटेरियल हमारी बड़ी आंत में पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो बैक्टीरिया बचे हुए हिस्से को बहुत अच्छे से डाइजेशन कर देगा। और उस डाइजेशन के बाद वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बना देगा, विटामिन ई। विटामिन ई मतलब एंटीऑक्सीडेंट नेचर है उसमें, तो किसी भी प्रकार के रेडिकल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, स्किन में इंफेक्शन नहीं होगा, स्किन में चमक होगी, इसलिए इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन। तो अच्छा खाओ अच्छा देखो। ठीक, लेना इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसमें समझते हैं। ये जो विटामिन होता है विटामिन ई, इस विटामिन ई को कहा जाता है रिप्रोडक्शन विटामिन। इसे हम कहते हैं प्रजनन विटामिन या इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन विटामिन। समझ गए होंगे आप, उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन से संबंधित जो गतिविधि होती हैं, जैसे हमारे शरीर में स्पर्म सेल का बनना, शुक्राणु कोशिका का बनना, या ओवम सेल अंडाणु कोशिका का बनना,
इनको बनाने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना, उसको आगे बढ़ाना, इन सब कामों को नियंत्रित करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि इस विटामिन को कहा जाता है प्रजनन विटामिन। या कभी कभी यदि आप पेपर लगाए मॉक टेस्ट तो उसमें लिखा रहता है जनन विटामिन, तो घबरा नहीं जाना, एक ही बात है। रिप्रोडक्शन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन ई को। इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन विटामिन। ले लें स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इसके सोर्सेस, या जिसे अपन कहते हैं स्रोत। तो यदि अपन इसके सोर्सेस की बात करें, स्रोत की, तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है अंकुरित अनाज। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी अंकुरित अनाज टर्म को पहचान गए होंगे, जिसे अपन कहते हैं स्प्राउट। स्प्राउट्स होता है ना, जैसे अपन चना को, मूंग को, इन सबको रात भर पानी में भिगो दें, फिर सुबह निकालकर इसको एक कपड़े में लपेट कर रख दें। कुछ समय बाद उसमें क्या होती है, उसके जो पल्म्यूल्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, उससे जड़, तने, ये सब निकल जाते हैं। खासतौर वो जो निकलती है वो जड़ होती है। तो वो जो जड़ जैसा निकल के जब वो हो गया तो उसको अपन कहते हैं ना अंकुरित हो गया। उसी को अपन क्या कहते हैं? अंकुरित अनाज। हरी सब्जियां, ठीक। फिर एक जो विटामिन ए और डी में पढ़े थे, लीवर ऑयल, या जिसे अपन कहते हैं फिश ऑयल, फिश लीवर ऑयल जो कहलाता है, ठीक। फिर ये प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में होता है अंडे में। तो ये जो सभी स्रोत हैं या सोर्सेस हैं, इन सभी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है विटामिन ई, है ना। और यदि सब्जी के हिसाब से जाओ तो सोयाबीन। सोयाबीन तो सुना होगा सभी ने, प्रोटीन पढ़ते समय अपन पढ़े थे। तिल, सरसों, इन सभी में भी पाया जाता है विटामिन ई, ठीक। ये होगा इसके स्रोत या सोर्सेस। चलिए अब अपन पढ़ते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी डिफिशियंसी या कमी से होने वाले रोग, ठीक। अब देखो, ये जो विटामिन है ये संबंधित है किससे? रिप्रोडक्शन या प्रजनन से। तो यदि हम बात करें तो इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे अपन कहेंगे नपुंसकता। हिंदी में इसे, इंग्लिश में अपन कहते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक। लड़कों में यदि है तो नपुंसकता, और यदि लड़कियों में होती है तो इसे कहते हैं बांझपन। कंफ्यूज नहीं हो जाना, अर्थ दोनों का है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस एंगल से देख रहे हो, है ना। इसे अपन क्या कहते हैं? एंटी स्टेरिटी, ठीक। और यदि लड़कों में है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। रिलेट कर लेना, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन या प्रजनन से रिलेटेड है। और जब प्रजनन से रिलेटेड है तो इसकी कमी होगी तो प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से संबंधित समस्याएं होंगी। तो उसको अपन कहते हैं नपुंसकता, या उसे अपन कहते हैं बांझपन। दूसरी यदि बीमारी की बात की जाए तो वो होती है पैरालाइसिस। विशुद्ध हिंदी में इसे अपन कहते हैं पक्षघात, या बोलचाल की भाषा में इसे अपन क्या कहते हैं? लकवा रोग। लॉजिक वही है
कि यदि विटामिन ई की कमी हो गई तो हमारे शरीर में जो रेडिकल्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स, हार्मफुल नुकसानदायक मूलक जो घूम रहे हैं, वो हमारे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान करेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को, मेरु रज्जु को प्रभावित कर देंगे, जिससे हमारे हाथ पैर की गतिविधि रुक जाएगी, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। तो उस स्थिति में जो बीमारी होगी वो कहलाएगी पैरालाइसिस, या जिसे हम कहते हैं पक्षघात। ठीक, लिख ले। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हो गई विटामिन ई की। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले विटामिन की, जो है विटामिन के। ठीक, विटामिन ए अपन पढ़ लिए, सी पढ़ लिए, डी, ई, और अब अगले विटामिन की बात करें तो ये है विटामिन के। चलिए समझेंगे धीरे धीरे, सरल है बहुत। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन जैसे हमेशा करते आए हैं, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, थोड़ा सा टफ था, याद करो, पढ़े थे अपन, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन नाम होता है विटामिन के का। ये जो विटामिन के है, इसकी डिस्कवरी या खोज जिसने की है उनका नाम है हेनरिक डेम। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप जो है ये साइंटिस्ट के नाम बहुत अच्छे से याद रखें। हर विटामिन की खोज अलग अलग साइंटिस्ट ने की है, याद रखना, और उसको आप अच्छे से याद करें। ऐसा नहीं कि ए की खोज मैकुलम ने की है, बी की खोज मैकुलम ने की, नहीं, सबकी खोज अलग अलग साइंटिस्ट ने की है। ठीक, ये जो विटामिन है इसको आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ब्लड से। जब अपन ब्लड पढ़ रहे थे तो ब्लड में अपन ने पढ़ा था कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन मदद करता है। याद है, पढ़े थे, ब्लड के प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है। उस 7% प्रोटीन में से एक प्रोटीन का नाम था फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का जमाने में या ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता था। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन कभी भी खुद से काम नहीं कर पाता था। इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ मिलकर हमेशा काम करता था विटामिन के। जब विटामिन के मिल जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन एक तंतु है, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक फाइब्रिन बनेगा, तो यहां पर बन जाते हैं बहुत सारे फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्या करते हैं, जहां पर अपन को चोट लगी है, जहां घाव हुआ है, वहां पर आकर ये जो फाइब्रिन है ये अपना जाल बना लेते हैं। फाइब्रिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक, मतलब जब ब्लड पार्टिकल आकर इसमें फंसे तो वो उसे घोलकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसी में वो फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही वो वहां पर फंस जाएंगे तो जहां अपन को घाव है वहां से रक्त निकलना बंद हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, या इसे कहते हैं रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में भले कितने भी कारक हों, लेकिन एक कारक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो होता है विटामिन के। क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन तो है, उसको किसी ने एक्टिव कर दिया, वो जानता है उसको क्या करना है। लेकिन विटामिन के के साथ ये जो फाइब्रिन बन रहा है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट रुक रहा है, उस फाइब्रिन को बनाने का पूरा काम कौन करता है, विटामिन के। ठीक, अब आपको याद है तो अपन एक पॉइंट पढ़े थे विटामिन के का। विटामिन के कभी भी खुद से कार्य नहीं करता है, इसे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है विटामिन सी। इसको कार्य करने के लिए हमेशा विटामिन सी प्रेरित करता है। यही कारण है कि विटामिन सी को कहा जाता है हार्मोन विटामिन, या विटामिन सी को अपन कहते हैं एंजाइम विटामिन।
या इसे कहा जाता है कैटेलिस्ट विटामिन, या जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरक विटामिन। ठीक, कौन कौन से नाम से हम इसे जानते हैं? तो या तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा हार्मोन विटामिन, एंजाइम विटामिन, या इसका एक और नाम चलता है जो कहलाता है कैटेलिस्ट विटामिन। तीनों शब्द याद रखेंगे। कैटेलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इसे कहते हैं उत्प्रेरक। ठीक, कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक। देखो अब समझना, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, और उस रासायनिक अभिक्रिया को धीमा या तीव्र कराना है, धीमा धीमा हो जाए या बहुत जल्दी हो जाए, तो उसके लिए हम उसमें कोई ना कोई एक सप्लीमेंट्री सब्सटेंस यूज करते हैं जो उस रिएक्शन को जल्दी कराने में मदद करता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक। तो रक्त का थक्का जमाने का जो काम है, ये काम है विटामिन के का, लेकिन ये जल्दी अपना काम कर सके इसलिए इसे प्रेरित करता है विटामिन सी। विटामिन सी प्रेरित कर रहा है, इसीलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है? कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक विटामिन। यदि किसी जीवित के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया। और उस बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करने का या प्रेरित करने का काम जो करता है वो होते हैं एंजाइम। इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम विटामिन कह रहे हैं। और एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोटीन होते हैं, इसलिए एंजाइम विटामिन के साथ साथ इसका नाम अपन ने क्या कर दिया? हार्मोन विटामिन। तो तीन टर्म याद रखना, विटामिन सी विटामिन के को रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए विटामिन सी को हार्मोन विटामिन, एंजाइम विटामिन या उत्प्रेरक विटामिन के नाम से जाना जाता है। सी को, है ना, याद रखेंगे। इसलिए मैंने विटामिन सी में आपको नहीं पढ़ाया था कि यहां पर अपन इसको लिंक कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब यदि अपन बात करते हैं विटामिन के की, तो इस विटामिन के साथ भी यही कहानी है कि ये जो विटामिन के है इसका निर्माण हमारे शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब भी पढ़े, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ये बता दे रहा हूं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत। इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है कोलोन, और इस कोलोन वाले हिस्से में पाया जाता है इकोलाई। इकोलाई क्या है? तो इकोलाई है बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में विटामिन ई के B6, B9, B12 के निर्माण को मदद करता है। ये जो है ये विटामिन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अभी अपन पढ़े, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब इससे आपको क्या पूछेगा ये समझना, इसलिए मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं। ऐसा सीधे सीधे आ गया रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला विटामिन, तो वेल एंड गुड, किस्मत। लेकिन यदि ऐसा नहीं आता है तो समझना, आपसे ये घुमाकर पूछेगा ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में मदद करता है। समझना, ऐसा विटामिन जो वुंड हीलिंग या घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है। जो अपन को वुंड हो गए हैं, घाव हो गए हैं, उनको हील करता है। तो सीधी सी बात है, घाव भरने के लिए सबसे पहले रक्त का थक्का जमना जरूरी है, तब तो बाकी आगे लाइसोसोम अपना काम करेगा, प्रोटीन अपना काम करेगा, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, वो सब बात के बात होगा। रक्त का थक्का जमना जरूरी है, रक्त का थक्का जमता है इसलिए घाव भर पाता है। तो घाव भरने में जो विटामिन मदद करता है वो होता है विटामिन के। समझना, ऐसा पेपर में आ जाए तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम फैक्ट लिखा दूं, क्योंकि जब अपन एग्जाम देने बैठते हैं तो एग्जाम का प्रेशर थोड़ी ज्यादा होता है, अपन इतना लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। पर मान लो कोई फैक्ट रह जाए या कोई नई चीज आ जाए तो थोड़ा आईक्यू के साथ जाना, अवेयरनेस के साथ जाना, तो आंसर बन जाएंगे। घाव भरने में जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन के। ठीक, विटामिन के को रक्त
रोधी विटामिन कहते हैं, रक्त रोधी विटामिन। अब ये इसमें तो बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है, रक्त के बहने को रोक रहा है, इसलिए इसको रक्त रोधी विटामिन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में कहा जाता है एंटी हीमोजोइक विटामिन, एंटी हीमोजोइक विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें तो अपन देखते हैं इसके सोर्सेस, या जिसे अपन कहते हैं स्रोत। विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत होता है हरी सब्जियां। ये वैसा वाला नहीं है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रही तो हरा सब्जियां लिख दें। याद रखना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो अपन खा रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छा स्रोत है, सोर्स होती हैं हमारे लिए किसका, विटामिन के का। फिर यदि हम और सोर्सेस की बात करें तो अंडा, पनीर, अंडा, पनीर, बादाम, ठीक, जिगर या कलेजा कल पढ़े थे, जिगर, कलेजा, मुर्गा का जो लीवर या यकृत है उसे कहते हैं जिगर कलेजा। या यदि अपन बात करें तो ये होता है सोयाबीन में। इन सभी में ये जो विटामिन है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। टमाटर में होगा और बहुत सारी सब्जी, लेकिन ये मुख्य जो आपके एग्जाम में आए या जो थोड़ा सुना हुआ लगता है या जो अपने काम का है उस पर अपन फोकस कर रहे हैं। ये सभी स्रोत होते हैं विटामिन के। इनको खाएंगे, विटामिन की मात्रा सही रहेगी, घाव जल्दी भर जाएंगे, शरीर जो है वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। देखो, त्वचा का घाव जल्दी भर जाना तो ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो घाव धीरे धीरे में भरेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्शन लगा लेंगे घाव सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर की ओर यदि अंदर कोई हिस्से पे चोट लग गई है, अंदर का कोई भाग जो है डैमेज हो गया, तो उसको भी तो रिपेयर करना है ना। इसीलिए विटामिन के की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो तो जल्दी घाव भरेंगे और जल्दी हमारे जो शरीर है वो सामान्य हो पाएगा। ठीक, अब यदि अपन बात करें तो देखते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, हर विटामिन में यही सीक्वेंस रखे हैं, ऐसे पढ़ते चले हैं ना कि पहले उसके बारे में जानकारी, स्रोत, और फिर उसके बाद उसकी कमी से होने वाले रोग। तो यदि रोग की बात की जाए तो इसकी डेफिशिएंसी या कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया। थोड़ी भारी हो गया ना नाम। इस बीमारी को कहते हैं हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया। अब हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया से समझना तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यदि मैं इसका सामान्य नाम बता दूं तो आप सभी पहचान जाओगे। इसी बीमारी को अपन कहते हैं हेमरेज। ये शब्द तो सभी ने सुना होगा। ये बात की बात है कि ब्रेन हेमरेज ज्यादा सुनते हैं कि उसी के केस ज्यादा होते हैं ना, पर हेमरेज शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कोई भी ऐसा हिस्सा शरीर का जहां पर एकदम से बहुत ज्यादा रक्त या ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए और वहां पे कोई हिस्सा, मान लो कोई मसल्स डैमेज हो गई है, कोई नर्व हो डैमेज हो गई है, कोई आर्टरी या वेन, धमनी, सिरा फट गई है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाए और हमारा शरीर उस ब्लड को क्लॉट ना कर पाए, उस रक्त के प्रवाह को, रक्त का थक्का जमा कर रोक ना पाए और वहां पर बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हेमरेज। और थोड़ी अच्छे टर्म में इसको कहा जाता है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया। अब इसका भी लॉजिक है। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। प्रोथ्रोम्बिन हमारी, आपको यदि याद हो तो हमने पढ़ा था, हमारी ब्लड की प्लाज्मा में एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये एक्टिव करता है किसको, फाइब्रिनोजन को, जो सीक्वेंस अब भी अपन ने पढ़ा,
और फिर फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक्टिव होकर विटामिन के साथ वो सब काम करेगा, फाइब्रिन वाला पढ़ लिए। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है विटामिन के। ठीक, अब विटामिन के की यदि शरीर में कमी हो गई, मतलब प्रोथ्रोम्बिन की भी कमी हो गई, प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो गई, फाइब्रिनोजन ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, और जब फाइब्रिनोजन ज्यादा नहीं बना तो विटामिन के साथ ज्यादा फाइब्रिन नहीं बनेंगे, घाव में फाइब्रिन का जाल नहीं इकट्ठा होगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो विटामिन के कम हुआ, प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया, कमी को कहते हैं हाइपो, और प्रोथ्रोम्बिन से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिनिया। तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यदि विटामिन के कम हो गया, प्रोथ्रोम्बिन कम हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा और हेमरेज की स्थिति हो जाएगी। ठीक, समझ गए? तो अभी तक अपन कौन कौन से विटामिन पढ़ चुके हैं? विटामिन ए, सी, डी, ई और के। ठीक है, अब अगला जो अपनी सीरीज आएगी वीडियो की, उसमें अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।